नमस्ते बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास सीरीज़ के अंदर। हमारी ऑनलाइन क्लास सीरीज़ की पिछली क्लास के अंदर हम प्लांट डिजीज सिम्टम्स पढ़ रहे थे और प्लांट डिजीज सिम्टम या फिर पादप रोग के जो लक्षण होते हैं, इनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पढ़ रहे थे। उसमें से पहली कैटेगरी जो कौन सी थी, नेक्रोटिक सिम्टम्स की। बेसिकली कोशिकाओं के या फिर कोशिकाओं के ऊतकों के मृत होने की वजह से जो दिखने वाले सिम्टम्स थे वो हमने कवर किए। फिर हमारी जो दूसरी कैटेगरी थी जो थी एट्रोफिक या फिर हाइपोप्लास्टिक सिम्टम। ये सिम्टम्स कैसे थे, जिसमें पैथोजन के अटैक के कारण या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण प्लांट की क्या हो रही थी, अंडर ग्रोथ। प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से जो हमें दिखने वाले सिम्टम्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब लास्ट जो तीसरी कैटेगरी के सिम्टम्स है जो हमें आज कवर करने हैं, वो कैटेगरी कौन सी है, हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपरप्लास्टिक सिम्टम। तो अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो तीसरी कैटेगरी के अंदर हम वो सिम्टम पढ़ेंगे जो बेसिकली पौधों के अंगों की या फिर उसकी टिश्यूज की अत्यधिक या असामान्य वृद्धि को प्रदर्शित करेंगे, है ना। इसमें हम कौन से सिम्टम्स पढ़ेंगे, जो प्लांट टिश्यू को ओवर ग्रोथ, प्लांट टिश्यू के ओवर ग्रोथ कह दो, या फिर मैं कहूं कि उनकी अति वृद्धि होने के कारण जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, डिजीज सिम्टम्स, उनको हम इन कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। होता क्या है बच्चों की, हाइपरट्रोफिक या फिर जो हाइपरप्लास्टिक सिम्टम्स होते हैं उन डिजीज को शो करते हैं जिनमें पौधों के अंगों या फिर ऊतकों में सामान्य से बहुत ज्यादा या फिर असामान्य क्या होती है, वृद्धि होती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। इसके कारण आपको पौधों के ऊपर लगेगा कि जैसे कोई गांठ या फिर ट्यूमर या फिर जो फूली हुई संरचना क्या होती है, दिखाई देती है। अब हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स आते क्यों हैं, तो जब कोई पैथोजन जैसे कवक या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस पौधे पर हमला करता है, उसके ऊपर अटैक करता है डिजीज करने के लिए, तो पौधा उसके खिलाफ एक रक्षात्मक कह दो या फिर एक उत्तेजित अनुक्रिया, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है। इस उत्तेजना के कारण पौधे की जो कोशिकाएं होती है या फिर ओवरऑल जो पौधे का जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से कोशिकाएं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है और हमें ये दो प्रमुख कैरेक्टर हाइपरट्रोफिक और हाइपरप्लास्टिक क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब इससे पहले कि हम इन कैटेगरीज के अंदर आने वाले सारे सिम्टम्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले ये जो दो शब्द है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया, इन दोनों शब्दों के बीच का जो अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरप्लासिया क्या होता है। हाइपरप्लासिया में क्या होता है बच्चों कि पैथोजन के प्रभाव से सेल डिवीजन की जो रेट है, कोशिका विभाजन की जो दर है, वो क्या होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका परिणाम ये निकलता है कि कोशिका इतनी तेजी से विभाजित होती है और कोशिकाओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जहां पर एग्जाम्पल के लिए 10 कोशिकाएं होनी चाहिए थी, वहां पर आपको 100 कोशिकाएं दिखाई देती है। एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पर जो इमेज है ये प्रदर्शित कर रही है हाइपरप्लासिया को, कि एक कोशिका नॉर्मल से ज्यादा विभाजित हो जाती है और जितनी कोशिकाएं बननी चाहिए थी उससे ज्यादा क्या बना लेती है वो कोशिकाएं। समझ में आ गई। तो एक कोशिका किसी कारण से बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, हाइपरप्लासिया। क्या कहलाता है, हाइपरप्लासिया। दूसरा जो शब्द है हमारा उसका नाम है हाइपरट्रोफी। दूसरे शब्द का क्या नाम है, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि कोशिकाओं का विभाजन तो नहीं होता लेकिन कोशिका की संख्या विभाजन तो नहीं होता लेकिन कोशिका का जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो हमारी दूसरी इमेज है ये शो कर रही है हाइपरट्रोफी को। किसको शो कर रही है, हाइपरट्रोफी। इसमें देखो कोशिका का नंबर तो नहीं बढ़ा लेकिन जो कोशिका का साइज है वो क्या है, बढ़ गया। तो हाइपरट्रोफी में क्या होती है कि हर एक अकेली कोशिका का आकार सामान्य रूप से बहुत बढ़ जाता है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो इसमें कोशिका का नंबर बढ़ जाता है और इसमें कोशिका का नंबर नहीं बढ़ता, लेकिन कोशिका फूल करके गुब्बारे जैसी बेसिकली क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो आई होप आपको ये जो हमारे दोनों शब्द है हाइपरप्लासिया जिसमें कोशिकाओं का नंबर बढ़ रहा था, और जो हमारा दूसरा शब्द है हाइपरट्रोफी जिसमें कोशिकाओं की क्या बढ़ रही थी, साइज बढ़ रही थी, ये दोनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये दोनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए तो अब हम हमारा पहला सिम्टम कवर करते हैं जिसका नाम है गोल। क्या नाम है, गोल। तो गोल क्या होता है,
देखो बच्चों, जैसे इंसानों के शरीर पर अगर कहीं पर चोट लग जाती है या फिर कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से गिल्टी या फिर एक ट्यूमर जैसी संरचना बन जाती है। ठीक वैसे ही पौधों के अंदर भी क्या बनते हैं, ट्यूमर बनते हैं। तो गोल को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये प्लांट की क्या है, ट्यूमर। ये प्लांट का क्या है बच्चों, ट्यूमर। या और सिंपल भाषा में कहूं तो ये प्लांट की क्या है, गांठ। प्लांट में बनने वाली क्या है, गांठ। तो पौधे के तनों, जड़, उसकी टहनियों या फिर पत्तियों पर बनने वाली जो असामान्य गांठनुमा संरचना होती है, इनको हम क्या कहते हैं, गोल। असामान्य गांठनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, गोल। अब ये बनती क्यों है, तो होता क्या है, जब कोई रोग कारक बैक्टीरिया या फिर पैथोजन पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है डिजीज करने के लिए, तो पौधा उसके रिस्पॉन्स के अंदर क्या करता है, रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने की वजह से ऑक्सिन और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, कौन कौन से, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन, इन हार्मोन का क्या हो जाता है, प्राकृतिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। और कोशिकाएं या तो साइज में बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है या फिर मल्टीपल क्या करने लग जाती है, डिवीजन करने लग जाती है। बेसिकली कोशिकाएं हाइपरट्रोफिक और हाइपरप्लास्टिक क्या करती है, लक्षण प्रदर्शित करने लग जाती है। और उसकी वजह से आपको पौधे के ऊपर ऐसी गांठ जैसी संरचना क्या होती है, दिखाई देती है। ये चीज समझ में आई। तो गोल क्या होते हैं, पैथोजन के अटैक करने की वजह से प्लांट के अंदर का ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। और प्लांट की जो कोशिकाएं होती है वो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया क्या करती है, शो करती है, जिसकी वजह से आपको प्लांट के पार्ट के ऊपर एक उभरी हुई गांठ जैसी संरचना दिखाई देती है। उस उभरी हुई गांठ जैसी संरचना किसका सिम्टम होती है, वो क्या कहलाता है, वो सिम्टम गोल। क्या कहलाता है, वो सिम्टम गोल। अब इस गोल की जो बनावट होती है या फिर प्लांट की ये जो गांठ है, इसकी जो बनावट होती है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। ये जो गोल होते हैं ये छूने में आपको मांसल या फिर कोमल भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये काष्ठीय या फिर हार्ड भी हो सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। अब बच्चों, ये जो गोल होते हैं इनको एग्जाम में कई बार इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनके आकार के आधार पर, इनका साइज क्या है, इनका शेप क्या है, उसके आधार पर। तो दो चीज यहाँ पे याद रखना, एक तो याद रखना ट्यूबरकुल या फिर वार्ट्स, और दूसरा याद रखना नोट्स या फिर एक्सोरेसेंस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्यूबरकुल या फिर वार्ट हम कौन से गाल को बोलेंगे। तो अगर सपोज करो गोल जो है वो साइज के अंदर बहुत छोटा है, तो हम ऐसे गोल को क्या कहते हैं, ट्यूबरकल या फिर वार्ट्स। ट्यूबरकल या फिर वार्ट्स कब, जब ये जो गोल्स होते हैं ये मांसल, ये बेसिकली क्या होते हैं, छोटे। दूसरे, अगर मान लो यही जो गोल है वो साइज के अंदर बड़े हैं, बहुत बड़े हैं और विकृत गांठों जैसी संरचना होती है, तब इन्हीं गोल्स को हम क्या बोलते हैं, नोट या फिर एक्सोरेसेंस। क्या बोलते हैं, नोट या फिर एक्सोरेसेंस। अब इससे होता है क्या, एक तो देखो पौधे की जो नेचुरल मॉर्फोलॉजी थी वो बिगड़ जाती है। दूसरा, पौधे की जो एनर्जी होती है वो अननेसेसरी यूज होती है, और पौधा क्या होता है, अल्टीमेटली धीरे धीरे कमजोर होकर के सूख जाता है। क्यों, क्योंकि पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाता है अगर इन गांठ का निर्माण जाइलम वाले एरिया के अंदर हो रहा हो तो। अब यहाँ पे बच्चों अपन दो एग्जाम्पल भी याद कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। पहला तो है क्राउन गोल्ड डिजीज। क्राउन गोल्ड डिजीज जो होती है बच्चों, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ये जो एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है ये एक बैक्टीरिया होता है। इसको अपन प्लांट का बेसिकली इसको हम जेनेटिक, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, उसके ऊपर टी डीएनए उपस्थित होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे किसी प्लांट के संपर्क में आया, उस प्लांट के संपर्क में आने के बाद में उसके अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद में अपना जो प्लाज्मिड डीएनए होता है जो कि टी डीएनए होता है, उसको प्लांट की कोशिकाओं के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और फिर वो जो टी डीएनए वो क्या करता है, ज्यादा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का बैलेंस को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, गांठें बनती है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल है, गुलाब है, अंगूर है, इनमें मुख्य रूप से आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस बैक्टीरिया के द्वारा जो बनाई गई गोल्स होती है वो दिखाई देती है। दूसरा बच्चों डिजीज का एग्जाम्पल है जिसका नाम है क्लब रूट डिजीज। ये जो क्लब रूट डिजीज होती है ये क्रूसीफर या फिर जो गोभी वर्गीय पादप होते हैं उनके अंदर होती है, और ये भी एक ये जो गोल होते हैं एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी।
क्या नाम है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। तो गोल जो होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो रहे हैं और किसकी वजह से हो रहे हैं, फंगस की वजह से भी हो रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर है। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एग्रोबैक्टीरियम आखिरकार ट्यूमर करता कैसे है। तो याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम अपना टी डीएनए या फिर जो टीआई प्लाज्मिड वाला डीएनए है उसको ट्रांसफर कर देता है हेल्दी प्लांट के अंदर, और फिर क्या करता है, ट्यूमर कोज करता है। तो हाइपरट्रॉफी का जो पहला एक सिम्टम्स था गोल, वो हमने समझ लिया। समझ में आ गया, प्लांट के ऊपर जो गांठनुमा संरचना होती है वो ये गोल होती है। अगर ये गांठनुमा संरचना ही छोटी होती है तब इन्हें ट्यूबरकुलर या फिर वॉट्स कहते हैं। जब यही गांठनुमा संरचना बड़ी होती है तब हम इसे नोड्स या फिर एक्सोरेंस कहते हैं। अब हम बच्चों हमारे दूसरे हाइपरट्रॉफी के सिम्टम के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है कर्ल। क्या नाम है, कर्ल। पर्ल को अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं तो पत्तियों का मुड़ना या फिर ऐंठना, पत्तियों का मुड़ना या फिर ऐंठना। तो कर्ल वह स्थिति है, ऐसा सिम्टम है जिसमें पौधे की जो पत्तियां या फिर अन्य जो कोमल अंग होते हैं वो अपनी प्राकृतिक समतलता खो देते हैं और एक अजीब तरीके से मुड़ने, ऐंठने या फिर सिकुड़ने लगते हैं। कर्ल का जो सिम्टम होता है वो तब प्रदर्शित होता है जब लीफ का एक कोई पर्टिकुलर हिस्से की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती है, या तो हाइपरप्लासिया के थ्रू या फिर हाइपरट्रोफी का कैरेक्टर शो करके। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्रोथ होती है ना वो एक समान नहीं होती। पत्ती के एक तरफ फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ऊपरी सतह पर तो बहुत ज्यादा सेल्स की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, और जो दूसरी सतह है एग्जांपल के लिए जो नीचे वाली सतह है वो सतह बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो बेसिकली क्या होती है कि एक ही प्लांट पार्ट के ऊपर अलग अलग लेयर के अंदर कोशिकाओं की असमान वृद्धि होती है, कोशिकाओं की डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से आपको कौन सा सिम्टम दिखाई देता है, कर्ल। जिसकी वजह से आपको कौन सा सिम्टम्स दिखाई देता है, कर्ल। अब ये सिम्टम आ गया है तो प्लांट के लिए ये हानिकारक ही कैसे है, एक तो उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी जो शारीरिक विकृति हो गई। दूसरा, कर्लिंग की वजह से जो संवहन है जल और खनिज लवणों का वो प्रभावित हो गया। तीसरा क्या है कि ये जो लीफ कर्ल है ये लक्षण मुख्यतः उन फंगस या फिर वायरस के कारण होता है जो पौधे के अंदर जाके उसकी ग्रोथ हार्मोन को क्या कर देते हैं, असंतुलित कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे एक लीफ कर्ल, बेसिकली पीच की जो लीफ है उसका एग्जाम्पल लगा रखा है। पीच यानी कि आड़ू। अब आड़ू के बागानों में एक फंगस होती है जिसका नाम है टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस। क्या नाम है, टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस। याद रखना क्या नाम है, टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस। इस टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस नामक फंगस के कारण क्या होता है, हाइपरप्लासिया की सिचुएशन आ जाती है जिससे पत्तियां बुरी तरह मुड़ जाती है और मुड़ करके मोटी और गुलाबी रंग की होके क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो याद रखना, पीच लीफ कर्ल किसकी वजह से होता है, टेफ्रीना डिफॉर्मेंस की वजह से। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आड़ू के पौधे के अंदर लीफ कर्ल। इसके अलावा कर्लिंग की जो बीमारी होती है, कर्लिंग का जो सिम्टम्स होता है वो वायरस के अटैक की वजह से भी हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लीफ कर्ल वायरस मिर्ची और टमाटर के अंदर। अब ये जो एक बेगोमो वायरस होता है जिसकी वजह से लीफ कर्ल का ये जो सिम्टम है हमें देखने को मिलता है, और इस बेगोमो वायरस का जो वेक्टर होता है वो व्हाइट फ्लाई होती है। कौन सी होती है, व्हाइट फ्लाई। तो व्हाइट फ्लाई जब एक संक्रमित पौधे को उससे अपना भोजन लेती है और किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर जाती है तो वो बेगोमो वायरस का क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो लीफ कर्ल समझ में आ गया। लीफ कर्ल क्या होता है कि पौधे की जब एक पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की अलग अलग लेयर की कोशिकाओं में डिफरेंशियल क्या होती है, कोशिका विभाजन। डिफरेंशियल क्या होती है, उनकी ग्रोथ होती है। एक ही प्लांट पार्ट की दो अलग अलग लेयर की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमें क्या सिकुड़ने जैसी क्या दिखाई देती है, स्ट्रक्चर। और ये सिम्टम हमारा क्या कहलाता है, लीफ कर्ल। एग्जाम्पल के लिए पीच लीफ कर्ल किसकी वजह से होता है, टेप्रिना डिफॉर्मेंस की वजह से, और कुछ वायरसेस की वजह से भी होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मिर्ची और टमाटर के अंदर। तो हमारा दूसरा सिम्टम हमने कवर कर लिया हाइपरट्रोफी का। अब बच्चों हम हमारा तीसरा सिम्टम कवर करते हैं हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपोप्लास्टिक सिम्टम, जिसका नाम है स्कैब। जिसका क्या नाम है, स्कैब। स्कैब को अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो ये एक तरीके का पपड़ीदार घाव होता है। पपड़ीदार क्या होता है, घाव। तो स्कैब का सीधा सा अर्थ होता है कि पौधे की जो बाहरी त्वचा, बेसिकली उसकी एपिडर्मिस और जो बार्क या फिर जो फलों के ऊपर बनने वाला जो खुरदरा थोड़े उभरे हुए
और जो गोलाकार पपड़ीदार जो घाव होता है वो क्या कहलाता है? स्कैब। तो स्कैब याद रहेगा कि पौधों की बाहरी परत एपिडर्मिस और उसके ऊपर बनने वाले खुरदरे उभरे हुए और जो पपड़ीदार ये घाव होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कौन सा सिम्टम्स होता है? ये स्कैब। अब देखो जैसे इंसानों के घुटने पर मान लो अगर कोई चोट लग गई, हम देखते हैं कि चोट सूखने के थोड़ी देर बाद में जब चोट सूखती है और वहां पर एक नई कोशिका की लेयर आती है तो ऊपर आपको एक पपड़ी जैसी जमी हुई दिखाई देती है। तो सेम चीज होती है प्लांट के अंदर। अब सवाल यह आता है कि स्कैब वाला जो सिम्टम्स होता है वो प्लांट में क्यों आता है, कब हमें प्रदर्शित होता है? तो बच्चों जब कोई पैथोजन फॉर एग्जांपल फंजाई या फिर बैक्टीरिया अगर पौधे की त्वचा के ऊपर हमला करता है तो पौधा खुद को बचाने के लिए उस संक्रमण वाली जगह पर कोशिकाओं को रैपिडली क्या करता है? डिवाइड करता है, हाइपरप्लासिया करता है। कोशिकाएं क्या करती है? हाइपरप्लासिया का शो करती है, मतलब मल्टीपल डिवीजन हो जाते हैं कोशिकाओं के। उसकी वजह से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कॉर्क जैसी मृत कोशिकाओं की एक मोटी सी परत बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैब। इसको ऐसे समझो, देखो मान लो ये एपिडर्मिस वाली लेयर है। अब पैथोजन ने यहाँ पर अटैक किया तो ये कोशिकाएं रैपिडली यहाँ पे विभाजन होकर कुछ और नई कोशिकाओं की क्या बना लेगी? एक कॉर्क या फिर कोर्की क्या बना लेगी? मृत कोशिकाओं की एक लेयर। अब देखो इसके नीचे वाला पूरा टिश्यू है ना वो हेल्दी है, नीचे वाला पूरा टिश्यू क्या है? हेल्दी। और ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पपड़ी जैसी संरचना दिखाई दे रही है। तो यही सिम्टम हमारा क्या कहलाता है? स्कैब। यही सिम्टम हमारा क्या कहलाता है? स्कैब। अब स्कैब जो होता है बच्चों ये स्थानीयकृत होता है, पूरे के पूरे पार्ट के ऊपर नहीं फैलता है ना। जैसे देखो आलू पे, अभी पूरे आलू पे नहीं फैला हुआ, स्थानीयकृत होता है। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि बाहरी ऊतकों को प्रभावित करता है, आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं करता। दिखने में आपको सिम्टम कैसे दिखाई देता है? जैसे कोई सूखी हुई क्या हो? पपड़ी हो। अब दो डिजीज के भी हम यही नाम याद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आलू के अंदर एक कॉमन स्कैब डिजीज होता है जो कि बच्चों एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीस स्कैबीज। क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोमाइसीस स्कैबीज। समझ में आ गया? तो आलू का कॉमन स्कैब किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीस स्कैबीज। दूसरा अपना एग्जांपल है बच्चों एप्पल का स्कैब। एप्पल का स्कैब जो होता है वो एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम है वेंचुरिया इनेक्वेलिस। क्या नाम है? वेंचुरिया इनेक्वेलिस। समझ में आ गया? एग्जाम्पल याद रखना। तो स्कैब क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर पैथोजन के अटैक करने की वजह से हाइपरप्लासिया के सिम्टम्स होते हैं और हाइपरप्लासिया के कारण कोशिका रैपिडली विभाजन करती है जिससे उस एपिडर्मिस के ऊपर एक मृत कोशिकाओं की लेयर, पपड़ी नुमा लेयर बन जाती है। ये वाला जो सिम्टम्स होता है ये क्या कहलाता है? स्कैब। स्कैब जो होते हैं वह लोकलाइज्ड होते हैं और इसके नीचे का टिश्यू कंपैरेटिवली क्या रहता है? हेल्दी रहता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा आलू का स्कैब जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है और दूसरा हमने पढ़ा एप्पल का स्कैब जो कि एक फंगस की वजह से हो रहा है। आई होप आपको स्कैब समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे अगले चौथे सिम्टम्स की तरफ चलते हैं जो कि हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपरप्लास्मिक हाइपरप्लासिया का सिम्टम्स है जिसका नाम है पॉकेट या फिर ब्लैडर। तो आपको सिंपल याद रखना है पॉकेट या फिर ब्लैडर जो सिम्टम है इसका मतलब होता है खोखला फल। याद रखने के लिए क्या याद रखना है? खोखला फल। तो पॉकेट या फिर ब्लैडर वो सिम्टम्स होते हैं बच्चों जब कोई जो पैथोजन ने किसी प्लांट के ऊपर संक्रमण कर दिया। अब संक्रमण करने के कारण फल जो होता है वो बाहर से तो फूल कर हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन अंदर से क्या होता है? पूरी तरीके से खोखला होता है। अंदर से क्या होता है? पूरी तरीके से खोखला होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर ये मक्के का पौधा है, ठीक है? मक्के का पौधा है और ये मक्के का फल है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मक्के के फल की बहुत ज्यादा क्या होगी? वृद्धि। अब ये अंदर से तो पूरा का पूरा खोखला है, अंदर से क्या है? पूरा का पूरा खोखला। और बाहर से एक पर्टिकुलर जिसकी साइज इतनी सी थी वो बढ़ के कितनी हो गई? फूल कर एकदम गुब्बारे जैसी संरचना हो गई। तो इस प्रकार का जो सिम्टम्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉकेट या फिर ब्लैडर। पॉकेट या फिर ब्लैडर। इसमें क्या होता है? पौधे के जो आंतरिक ऊतक हो जाते हैं वो गल जाते हैं, गल के गायब हो जाते हैं और फल हमें एक थैली या फिर एक ब्लैडर की तरह दिखाई देता है। फल हमें एक थैली या फिर एक ब्लैडर की तरह दिखाई देता है। ये होने का मुख्य कारण होता है हाइपरट्रोफी। क्या होता है? हाइपरट्रोफी। कि यहाँ पर कोशिकाओं का नंबर तो नहीं बढ़ा लेकिन कोशिकाओं का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। और देखो ये एक फूला हुआ यहाँ पे पॉकेट या फिर ब्लैडर है जो कि फट रखा है। इसके अंदर देखो पूरा का पूरा ये क्या है? होलो है। ये चीज आपको समझ में आई।
अब मान लो अगर संक्रमण फिर भी बहुत लंबे टाइम तक रहता है पैथोजन का, तो उसमें क्या होता है कि ये जो फल होता है स्टार्टिंग के अंदर जो फिर भी कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, ये सूख कर एक बहुत सख्त, कठोर, काला और झुर्रीदार हो जाता है। और तब हम इसे कहते हैं मम्मीफाइड फ्रूट। क्या कहते हैं? मम्मीफाइड फ्रूट। ये कब होता है? जब पैथोजन, जब ये पॉकेट या फिर ब्लेडर वाली सिचुएशन के अंदर अगर पैथोजन का अटैक काफी लंबे समय तक रहता है। एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों, प्लम पॉकेट, आलू बुखारा जो होता है उसके अंदर एक फंगस है जिसका नाम है टेफ्रिना प्रूनाई। क्या नाम है? टेफ्रिना प्रूनाई। इस फंगस के कारण होता है। इस फंगस की वजह से क्या होता है कि जो फल का जो साइज होता है वो अपने सामान्य आकार से 3 से 4 गुना हो जाता है, लेकिन अंदर गुठली और बीज बिल्कुल भी नहीं होता। अंदर वाला पार्ट क्या हो चुका है? कंप्लीटली डेथ हो चुका होता है। ऐसे ही फिर बच्चों मक्के का ब्लेडर होता है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख ही लिया। अब मक्के का ब्लेडर जो होता है वो भी एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम है अस्टिलागोमेइडिस। क्या नाम है? अस्टिलागोमेइडिस। इसमें क्या होता है कि मक्का का जो पर्टिकुलर दाना होता है वो फूल करके बहुत बड़ा हो जाता है और अंदर से पूरा खोखला या फिर खाली होता है। अंदर से पूरा खोखला या फिर खाली होता है। अगर इसको अपन मक्के के दाने को अगर आप फोड़ के देखोगे तो इसके अंदर आपको पैथोजन दिखेगा, जो कि व्हाइटिश कलर का एक थैलीनुमा संरचना के अंदर दिखेगा। इसके अंदर पैथोजन के बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं। तो अगला जो हमारा ओवर ग्रोथ का सिम्टम्स था वो आपको समझ में आ गया। उसका क्या नाम था? पॉकेट या फिर ब्लडर। इसमें क्या हो रहा था कि असामान्य वृद्धि के कारण फल का साइज बाहर से तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अंदर से फल के पार्ट की डेथ होने की वजह से वो क्या हो जाता है? खोखला। ये क्यों होता है? तो ये हाइपरट्रोफिक की वजह से होता है। इस सिम्टम को हम क्या बोलते हैं? पॉकेट या फिर ब्लडर। अगर पॉकेट या फिर ब्लडर लंबे समय तक रहता है तो फल जो होता है वो सूख के सख्त कठोर हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मम्मीफिकेशन। मम्मीफिकेशन। एग्जाम्पल हमने पढ़ा प्लम पॉकेट ऑफ पीच, आलू का प्लम पॉकेट, आलू बुखारे का प्लम पॉकेट डिजीज, जो किसकी वजह से हो रहा था? एक फंगस की वजह से हो रहा था जिसका नाम था टेफ्रिना प्रूनाई। दूसरा बच्चों हमने एग्जाम्पल पढ़ा जो कि मक्के के अंदर था, मक्के का ब्लेडर स्मट रोग। मक्के का ब्लेडर स्मट रोग। तो अगर मक्के के अंदर आपको ऐसे फूले हुए दाने दिखाई दे तो समझ जाना कि ये किसकी वजह से है? अस्टिलागोमेइडिस की वजह से। लेकिन हम यहाँ सिम्टम की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा सिम्टम है? पॉकेट या फिर ब्लेडर। पॉकेट या फिर ब्लेडर। अब बच्चों हम हमारे 5वें सिम्टम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है विचिज ब्रूम। 5वें सिम्टम का क्या नाम है? विचिज ब्रूम। तो विचिज ब्रूम का वैसे जो अर्थ निकल के आता है वो आता है चुड़ैल की झाड़ू, अगर ऐसे लोकल भाषा में मैं कहूँ तो। इसमें क्या होता है, जैसे झाड़ू के जो पीछे वाला हिस्सा नहीं होता झुंड के रूप में, वैसी सी संरचना आपको दिखाई देगी। विचिज ब्रूम से जो सामान्य जो हमारा तात्पर्य होता है वो उस असामान्य स्थिति से होता है जिसमें पौधे के किसी एक विशेष बिंदु, है ना, उसके नोड या फिर उसके एक्सिस से अनगिनत बहुत सारी पतली, कमजोर और छोटी छोटी टहनियां एक साथ गुच्छे के रूप में निकलने लगती है और देखने में आपको लगता है कि जैसे ये कोई झाड़ू हो, जैसे ये क्या हो? कोई झाड़ू हो। तो यही सिम्टम आपका क्या कहलाता है? विचिज ब्रूम। अब सवाल आता है कि ये झाड़ू जैसी संरचना बनी क्यों, है ना, कि ये सिम्टम क्यों बना डिजीज प्लांट के ऊपर? तो विचिज ब्रूम जो होता है वो एक शुद्ध हाइपरप्लास्टिक टाइप का सिम्टम्स होता है। कैसा होता है? एक हाइपरप्लास्टिक सिम्टम है। हाइपरप्लास्टिक सिम्टम से मेरा मतलब क्या हुआ कि इसमें कोशिकाओं का क्या होगा? रैपिड डिवीजन होगा। कोशिकाओं की साइज नहीं बढ़ रही लेकिन कोशिकाओं का नंबर बढ़ रहा है। तो जब कोई फंगस हो गया या फिर जब कोई फाइटोप्लाज्म या फिर कोई वायरस, बेसिकली कोई पैथोजन किसी स्वस्थ पौधे के ऊपर हमला करता है और हमला करने के बाद में वो पौधे के जो ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, है ना, उसके जो विकास हार्मोन होते हैं कौन कौन से? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इनके संतुलन को बिगाड़ देता है। इसकी वजह से पौधे की जो कलिकाएं थी, जो कि डोरमेंट बर्ड्स थी, जो कि सुषुप्त अवस्था के अंदर थी, वो ग्रोथ करने लग जाती है और ग्रोथ करके सैकड़ों का क्या बना लेती है? टहनियां। ऐसे समझो बच्चों, देखो ये अपना स्टेम था, स्टेम के ऊपर ये नोड है और नोड के ऊपर यहाँ पर क्या है? डोरमेंट बर्ड्स है। अब ये जो डोरमेंट बर्ड है ये सुषुप्त अवस्था के अंदर पड़ी हुई है, ये कोई भी किसी भी प्रकार का फर्दर डिवाइड होकर फर्दर ब्रांचेस नहीं बना रही। लेकिन पैथोजन ने अटैक किया और पैथोजन के अटैक करने की वजह से अब यहाँ पे भी ब्रांच बन गई, यहाँ पे भी ब्रांच बन गई और यहाँ पे भी क्या बन गई? ब्रांच। तो ये जो सुषुप्त अवस्था में रखी हुई कलिकाएं थी
इन्होंने क्या कर लिया, छोटी छोटी स्मॉल पतली ब्रांच का क्या कर लिया, फॉर्मेशन। यही सिम्टम आपका क्या कहलाता है, विच इज ब्रूम। यही सिम्टम आपका क्या कहलाता है, विच इज ब्रूम। अब एग्जांपल है बच्चों, जैसे चॉकलेट बनाने वाले जो कोको होते हैं, जो काकोआ होता है, उस काकोआ के पौधे के अंदर काकोआ का विच इज ब्रूम होता है, जो कि एक फंगस के कारण होता है जिसका नाम है मोनिलीपोर्था परनीसियोसा। फंगस के कारण जो कोको प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, विच इज ब्रूम। अब देखो जैसे यहां पर तो ये कोको का प्लांट है, इस कोको के प्लांट पे देखो ये जो डोरमेंट बर्ड्स है, अब ये एक्टिव हो गई तो इसकी क्या होती है, फ्रूटिंग इफेक्ट हो जाती है, और कॉफी का जितना अपन को कोको का जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन हमको नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ देखो बच्चों, चाय का विच इज ब्रूम। अब ये जो चाय का विच इज ब्रूम होता है, ये भी एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम है एक्सोबेसिडियम वैक्सेंस। क्या नाम है, एक्सोबेसिडियम वैक्सेंस। इसमें भी क्या हो जाता है कि चाय की झाड़ियों के जो शीर्ष भाग होते हैं वहां पर छोटी छोटी पतली पतली अनेक टहनियां बन जाती है, जिससे चाय की जो होती है वो गुणवत्ता कम हो जाती है, क्योंकि चाय के अंदर तो जो गुणवत्ता होती है वो लीफ की वजह से आती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, विच इज ब्रूम। एक बार वापस से रिवाइज करो, विच इज ब्रूम क्यों होती है, बहुत हाइपरट्रोफी के कारण जो डोरमेंट बर्ड्स होती है, जो प्रसुप्त कलिकाएं हो जाती है, वो सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होकर के छोटी छोटी शाखाओं के एक गुच्छे के जैसी संरचना बना लेती है, जिसकी वजह से हमें देखने में ये लगता है कि झाड़ू जैसी क्या आती है, अपीरियंस। बच्चों यही डिजीज का सिम्टम क्या कहलाता है, विच इज ब्रूम। यही डिजीज का सिम्टम क्या कहलाता है, विच इज ब्रूम। अब ये जो विच इज ब्रूम होते हैं, इसके दो एग्जांपल, चाय का विच इज ब्रूम एक्सोबेसिडियम वैक्सेंस की वजह से, और काकोआ का विच इज ब्रूम मोनिलीपोर्था परनीसियोसा की वजह से। याद रहेगा विच इज ब्रूम। अब हम हमारे अगले सिम्टम की तरफ जाते हैं बच्चों, जिसका नाम है हेरी रूट। क्या नाम है, हेरी रूट। हेरी रूट को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मतलब जड़ों का रोएदार या फिर बालों जैसा गुच्छा बनना। तो अगर जड़ों के ऊपर ऐसा रोएदार या फिर बालों जैसा गुच्छा बना हुआ है तो वो सिम्टम क्या कहलाता है, हेरी रूट सिम्टम। क्या कहलाता है, हेरी रूट सिम्टम। अब जैसे इसके नाम से ही साफ है कि बीमारी में पौधे की जड़ों के ऊपर क्या बन जाएगी, जड़ें बेसिकली सामान्य नहीं रहेगी और जड़ों पर बहुत बारीक बालों के जैसी घनी और झाड़ीदार संरचना बन जाएगी। जड़ें कैसी हो जाएगी, बालों की तरह घनी और झाड़ीदार। अब अगला सवाल ये आता है कि ये लक्षण क्यों हुआ, मतलब प्लांट के अंदर ये सिम्टम क्यों आया। तो वही, जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसकी वजह से हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है, और विशेषकर बेसिकली ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो सामान्यतः क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो रूट्स होती है उनमें अनियमित या फिर बालों जैसी जो होती है वो संरचनाएं बनने लग जाती है। तो ये कैसा है, ये भी एक तरीके का हाइपरप्लास्टिक सिम्टम है। कैसा है, हाइपरप्लास्टिक सिम्टम, मतलब कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजित होने की वजह से दिखने वाला क्या है, सिम्टम। इसमें जो जड़ होती है वो संख्या में अधिक हो जाती है, पतली हो जाती है, रेशेदार हो जाती है, और गुच्छों के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये चीज हमने देखा। अब सवाल ये आता है कि एक एग्जाम्पल बताओ। तो जैसे एग्रोबैक्टीरियम, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, वो क्या कर रहा था, वो तने के ऊपर गांठ का निर्माण कर रहा था। गांठ का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था गोल का। और यहीं पर उस एग्रोबैक्टीरियम की दूसरी वैरायटी है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। ये एग्रोबैक्टीरियम जो राइजोजीन्स है ये बेसिकली सॉइल के अंदर पाया जाता है, और ये भी जो क्राउन गोल वाला बैक्टीरिया था उसी की तरह काम करता है। इसमें भी इसका टीडीएनए होता है, उस टीडीएनए को ये हेल्दी प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का इनका सिंथेसिस फास्ट हो जाता है, और जड़ जो होती है वो लंबी, पतली और संख्या में अधिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि हाइपरप्लासिक सिम्टम के कारण। किसकी वजह से, हाइपरप्लासिया के सिम्टम की वजह से। ये चीज आपको आई समझ में। अब एग्जाम में एक चीज याद रखना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंस है, तो याद रखना बच्चों, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस था वो हमेशा गोल या फिर जो ट्यूमर करता है वो करता है पौधे के तने वाले भाग पर।
तने वाले भाग पर। जबकि जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है ये गोल तो नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, हेयरी रूट डिजीज। ये क्या कर रहा है, हेयरी रूट डिजीज। और ये हेयरी रूट डिजीज कहां पे कर रहा है, रूट के ऊपर। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस मतलब ट्यूमी टी से तना, टी से ट्यूमिफेसेंस, तने के ऊपर क्या बना रहा है, ये गोल। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस क्या कर रहा है, ये हेयरी डिजीज क्या कर रहा है, रूट हेयर डिजीज। किसके अंदर करता है ये, तो अलग अलग बहुत सारे जो प्लांट होता है उनके अंदर ये करता है। अब हम बच्चों हमारा अगला सिम्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है इंट्यूमेसेंस। क्या नाम है, इंट्यूमेसेंस। तो अगला जो हमारा हाइपरट्रोफी या फिर जो हमारा हाइपरप्लासिया का जो सिम्टम है, बेसिकली ये दोनों सिम्टम्स, दोनों जो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया है उसकी वजह से ये क्या है, होने वाला सिम्टम है। अब हम समझते हैं इंट्यूमेसेंस क्या है। इंट्यूमेसेंस को अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो इसका सरल शब्दों में अर्थ होता है कि पत्ती या फिर तने की जो सतह होती है उसके ऊपर मस्से जैसे या फिर फुंसी जैसे जो उभार होते हैं वही क्या कहलाते हैं, इंट्यूमेसेंस। वही क्या कहलाते हैं, इंट्यूमेसेंस सिम्टम। अब दिखने में तो क्या होता है कि ये लक्षण किसी बीमारी जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे मैक्सिमम टाइम जो कारण होता है वो पर्यावरणीय होता है। तो इंट्यूमेसेंस का सिंपल मतलब क्या निकला, प्लांट की लीफ के ऊपर या फिर उसके स्टेम वाले पार्ट के ऊपर मस्से जैसे उभार, मस्से जैसे उभार। इसमें होता है क्या है बच्चों, पौधे की जो पैरेन्काइमा कोशिका होती है, पौधे की जो सामान्यतः मृदु उत्तकीय कोशिकाएं होती है, उनमें अचानक बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वाटर का इंटेक हो जाता है। और वाटर का इंटेक होने की वजह से वो असामान्य रूप से फूल जाती है, फूल करके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। कैसा सिम्टम शो करती है, हाइपरट्रोफी का सिम्टम। कैसा सिम्टम शो करती है, हाइपरट्रोफी का सिम्टम। और इसके साथ साथ कोशिकाओं में रेपिटेड डिवीजन भी होते हैं और वो हाइपरप्लासिया का सिम्टम शो करते हैं। तो ये चीज समझ में आई। हुआ क्या कि हाइपरट्रोफिक और हाइपरप्लासिक सिम्टम के कारण एपिडर्मल जो कोशिकाएं होती है, एक तो उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, दूसरा उनका साइज भी बढ़ जाता है। और इन एपिडर्मल कोशिकाओं के अंदर वाटर का बहुत ज्यादा इंटेक हो जाता है, जिससे आपको लीफ या फिर जो स्टेम होता है उसकी सतह पर उभरे हुए मस्से या फिर दाने जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। इसी सिम्टम को हम क्या कहते हैं, इंट्यूमेसेंस। क्या बोलते हैं, इंट्यूमेसेंस। जैविक कारण या फिर पर्यावरणीय कारणों के कारण से होता है। फंगस और बैक्टीरिया की वजह से ये लगभग ना के बराबर ही होता है। जब हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है और बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है और मान लो कि लाइट बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मिट्टी में से और जो जल की निकासी मान लो वो भी कम हो रही है, तो पौधे का जो गैसीय विनिमय और उसका जो वाष्पोत्सर्जन वाली जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। और उसकी वजह से प्लांट ने जो वाटर का इंटेक किया उसको वो बाहर रिलीज नहीं कर पाता, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस रुक गई और वो पानी जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इसी की वजह से आपको ये मस्से जैसी या फिर हल्के हल्के दाने जैसी क्या होती है, संरचना दिखाई देती है। ज्यादातर बच्चों जो सब्जियों वाले प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए टमाटर और गोभी, इन सब चीजों के अंदर और मोस्टली ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर हवा तो ठहरी हुई होती है, नमी ज्यादा होती है, तो वहां पर पत्तियों की जो नीचे वाली सतह होती है उस पर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना बन जाती है। तो इंट्यूमेसेंस समझ में आ गया, इंट्यूमेसेंस आपको समझ में आ गया क्या था। हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपरप्लासिक सिम्टम्स होते हैं, ज्यादातर एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है। जब आपने पानी की ज्यादा सप्लाई कर दी, ऑलरेडी वातावरण के अंदर नमी है और सोइल का भी प्रॉपर रूप से क्या, वाटर का क्या बोलते हैं उसको, एरिएशन वगैरह, वो सब चीजें प्रॉपर नहीं हो पा रही और वातावरण में क्या है, हवा का वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर जो एपिडर्मल जो सेल्स होती है ये एक्स्ट्रा पानी को सोख करके फूल करके दाने जैसी संरचना बना लेती है और इसी सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, इंट्यूमेसेंस। अगला जो हमारा सिम्टम्स है बच्चों उसका नाम है अल्ट्रेशन। क्या नाम है, अल्ट्रेशन। अब अल्ट्रेशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका नाम होता है अंगों का पूर्ण रूपांतरण या फिर काया पलट। अंगों का पूर्ण रूपांतरण या फिर काया पलट, अंगों की पूरी काया पलट जाती है। इस बीमारी में होता क्या है कि बच्चों पौधा अपना कोई भी अंग जैसे कि फूल हो गया, तना हो गया, किसी बिल्कुल ही अजीब सी और एक
अलग ही प्रकार की संरचना के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उस संरचना को देखकर आप पहचान ही नहीं पाते हो कि यह पौधे का वही हिस्सा है, यह पौधे का वही हिस्सा है। अब देखो इसको हम समझते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई पैथोजन अटैक करता है पौधे को, तो पौधे का कोई एक विशेष अंग, ज्यादातर केस के अंदर क्या होता है, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस या फिर उसका जो पुष्पक्रम होता है वही क्या हो जाता है, बदल जाता है, और बदल करके एक अलग ही संरचना बनाता है, और जिसे देखकर आप पहचान ही नहीं सकते। अब ये होता क्यों है, तो ये होता है बहुत मल्टीपल कोशिका विभाजन की वजह से और डिफरेंशिएशन की। जो डिफरेंशिएशन मतलब जब प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, तब उसमें जो हार्मोनल होते हैं उनका बैलेंस ये डिसाइड करता है कि ये कोशिका आगे डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगी। तो वो जो डिफरेंशिएशन या फिर जो विभेदन की प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अब इसका एक बच्चों क्लासिकल एग्जांपल आप समझो, जो होता है गन्ने के अंदर स्मट। गन्ने के अंदर कौन सा होता है, स्मट, जिसे हम गन्ने का चाबुक स्मट भी कहते हैं, गन्ने का चाबुक स्मट भी कहते हैं। ये बच्चों एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम है स्पोरिसोरियम, स्पोरिसोरियम स्किटीमेनियम। क्या नाम है, स्पोरिसोरियम स्किटीमेनियम। ये सबसे ज्यादा गन्ने के अंदर क्या करता है, डैमेज करता है ये फंगस। अब इस फंगस में होता क्या है, जब ये जो फंगस गन्ने के बढ़ते हुए शीर्ष या फिर उसके फ्लोरल एक्सिस के ऊपर आक्रमण करता है, तो वहां पर फूलों का जो गुच्छा होता है वो बनने के बजाय पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस, मतलब जहां पर फ्लावर लगने चाहिए थे, उस पुष्पक्रम कंप्लीटली एक लंबा काला और एक चाबुक जैसी संरचना के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट। अब जैसे ये जो इन्फ्लोरेसेंस था इस पे पुष्प लगने की बजाय एक इसमें कन्वर्ट हो गया एक लंबी ब्लैकिश और चाबुक जैसी संरचना के अंदर। अब ये जो चाबुक जैसी संरचना होती है शुरुआत के अंदर तो सफेद होती है, लेकिन बाद में जब फंगस के लाखों स्पोर्स का इसमें डिपोजिशन हो जाता है तो उसकी वजह से ये हमें कैसी दिखाई देने लगती है, ब्लैकिश दिखाई देने लगती है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो अल्ट्रेशन का मतलब होता है केवल आकार का बड़ा होना नहीं है, बल्कि जो प्लांट का पर्टिकुलर अंग है उसका अपने मूल रूप और काम बदलकर कुछ और ही बन जाना। तो मतलब क्या होगी, वो चीज अल्टर हो गई, जिस अंग को पर्टिकुलर जो चीज बनना था वो नहीं बन के वो क्या बन गया, और ही कुछ बन गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये अपना कौन सा था, अल्ट्रेशन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रूपांतरण। इसमें क्या होता है, पौधे का कोई एक जो अंग होता है वो अपनी मूल पहचान खत्म करके एक डिफरेंट टाइप की विकृत संरचना के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। पैथोजन के अटैक की वजह से रैपिड कोशिका विभाजन होता है और प्लांट की जो डिफरेंशिएशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अब इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, तो पौधे की प्रजनन क्षमता के ऊपर। भाई अगर पौधा इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर नए फ्लावर ही नहीं लगा पाएगा तो नए सीड वगैरह ये सब चीजें नहीं बन पाएगी और पौधे की जो प्रजनन क्षमता है उसकी क्या हो जाएगी, ह्रास। एग्जाम्पल हमने पढ़ा गन्ने का स्मट डिजीज, जो कि किसकी वजह से होता है, स्पोरोसोरियम नाम की फंगस की वजह से। इसमें गन्ने का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक ब्लैकिश चाबुक जैसी संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो एक हमारा सिम्टम है अल्ट्रेशन के बाद में है वो है बच्चों रेस्टोरेशन। वो कौन सा है, रेस्टोरेशन। अब रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्बहाली। मतलब प्लांट का कोई एक ऐसा ऑर्गन या फिर एक ऐसा पार्ट है जो कि अल्प विकसित है, अभी तक कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पैथोजन की अटैक की वजह से वो जो अंडर डेवलप्ड पार्ट था वो समय से पहले ही क्या हो गया, मैच्योर हो गया। समय से पहले ही क्या हो गया, मैच्योर हो गया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेस्टोरेशन। यही बच्चों हमारा क्या कहलाता है, रेस्टोरेशन। अब चलो इसको हम समझते हैं। तो परिभाषा तो आपको समझ में आएगी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैथोजन के अटैक की वजह से प्लांट के वे अंग जो या तो अल्प विकसित थे या फिर डोरमेंट स्टेज के अंदर थे, वह पूर्ण विकसित होकर कैसे हो जाती है, सक्रिय संरचनाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैथोजन के अटैक की वजह से हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लासिया, रैपिड कोशिका डिवीजन हमें देखने को मिलता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो अवशेषीय अंग होता है उनका विकास हो जाता है, सूडो डेवलपमेंट होता है, मतलब पौधे को जिन चीज की जरूरत नहीं थी और जो प्राकृतिक रूप से जिसका डेवलपमेंट बाद में होना चाहिए था वो क्या हो गया, पहले हो गया। इससे प्लांट की जो एनर्जी होती है वो गलत काम के अंदर जो होती है वो यूज होती है। अब हम बच्चों एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक फंगस है जिसका नाम है अस्टिलागो।
जो कि कौन सी डिजीज करती है, स्मट डिजीज। ये जो अस्टिलागो डिजीज होती है, ये पौधे की अविकसित पुष्प संरचनाओं, जैसे कि जो फूलों के मेल और जो फीमेल पार्ट होते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से बंद या फिर छोटे थे, उनको पूरी तरीके से विकसित होने के लिए मजबूर कर देती है। तो रेस्टोरेशन समझ में आ गया। रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि प्लांट के वो पार्ट जो कि लेस डेवलप थे पैथोजन के अटैक की वजह से, वहां पर हाइपरप्लासिया हुआ, और हाइपरप्लासिया की वजह से वो जो डोरमेंट प्लांट के पार्ट थे वो क्या हो गए, समय से पहले ही मैच्योर हो गए। ये जो होता है पैथोजन अपने फायदे के लिए करता है। अगला बच्चों जो हम सिम्टम पढ़ेंगे उसका नाम है हेट्रोट्रोफी। क्या नाम है? हेट्रोट्रोफी। तो हेट्रोट्रोफी को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, अंग अपना स्थान ही परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कोई चीज सोचो, कोई चीज को पेड़ पर यहां लगना था और वो यहां नहीं लग करके यहां लग जाए, तो इसे हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफी को अंगों का परिवर्तन। यानी पौधे के जो अपने अंग होते हैं वह सही जगह पर उगने के बजाय किसी बिल्कुल ही गलत जगह पर उगने लगते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पैथोजन, फॉर एग्जांपल के लिए वायरस या फिर फाइटोप्लाज्मा अटैक करता है, तो वो वही उसके जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसमें क्या कर देता है? गड़बड़ी पैदा कर देता है। इसकी वजह से जो कोशिकाएं हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो कोशिकाएं उन अंगों का उन स्थान पर निर्माण करने लग जाती है जिनको सामान्य रूप से उस जगह पर नहीं होना चाहिए था। ये चीज आपको समझ में आई? तो बेसिकली अंगों का निर्माण उनकी शारीरिक स्थिति से हटकर दूसरी जगह पर होने लग जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का टिश्यू दूसरे प्रकार के टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। जैसे फूल बनना क्या चाहिए था? फ्लावर, और बन क्या जाएगा? लीफ। तो कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या हो गया? गलत जगह पर बन गया। पर्टिकुलर पार्ट क्या है? कोई गलत जगह पर बन गया। अब इसका अपन एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, जिसका नाम है फिलोडी। क्या नाम है? फिलोडी। फिलोडी में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बाजरे के अंदर एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ये एक फाइटोप्लाज्मा के अटैक की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बाजरे का ये सिट्टा है, तो इसके ऊपर फ्लोवर के बाद में यहाँ पर बाजरे के दाने लगने चाहिए थे सिट्टे के अंदर, लेकिन ये जो फ्लोवर होता है ये लीफ जैसी संरचना के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट। लीफ जैसी संरचना के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट। तो जहां पर फूल खिलना चाहिए था वहां पर क्या लग गई? पत्तियां। तो इस प्रकार का सिम्टम, जहां पर कोई प्लांट का पार्ट, कोई प्लांट का अंग वहां पर नहीं होना चाहिए था लेकिन वो वहां पर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जहां पर फूल होना चाहिए था वहां पर क्या लग गई? पत्तियां। तो इस प्रकार का जो सिम्टम होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रोफी। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोफी। इसका एग्जाम्पल हमने देखा बाजरे के अंदर जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है। हालांकि ये भी एक फिलोइडी का एग्जाम्पल है लेकिन बाजरे का नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगना क्या चाहिए था? फ्लोवर, और यहाँ पर लग क्या गई? छोटी छोटी लीफ। तो फिलोइडी क्या होती है? फ्लोवर की जगह पर लीफ का निर्माण हो जाना। ये किसका एग्जाम्पल होता है? हेट्रोट्रोफी का। किसका एग्जाम्पल होता है? हेट्रोट्रोफी का। और इसका मुख्य कारण क्या होता है? वो होता है कोशिकाओं की एक तो अनियंत्रित वृद्धि होती है, हाइपरप्लासिया। तो एक तो आपने ये देख लिया। दूसरा देखो आलू के अंदर। अब आलू आपने देखा होगा ज्यादातर कहाँ लगता है? जमीन के अंदर। भाई आलू तो जमीन के अंदर ही लगता है, लेकिन हेट्रोट्रोफी की कंडीशन के अंदर आलू जो होता है वो स्टेम के ऊपर लगने लग जाता है। किसके ऊपर लगने लग जाता है? स्टेम के ऊपर। अगर मान लो आलू के अंदर एक फंगस है जिसका नाम है राइजोक्टोनिया। क्या नाम है? राइजोक्टोनिया। अगर इस फंगस का अटैक हो जाता है तो आलू जमीन के नीचे बनने के बजाय जमीन के ऊपर हवा में लहराते हुए तने के जो नोड्स होते हैं उसके ऊपर बनने लग जाता है। क्लियर है आपको? तो परीक्षा में बच्चे जो होते हैं अक्सर अल्ट्रेशन, इसको पहले क्लियर करते हैं फिर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज है वो समझते हैं। तो एग्जाम में इससे पहले अपन ने एक पढ़ा था अल्ट्रेशन, पढ़ा था। देखो ये रहा। अब अल्ट्रेशन में तो क्या हो रहा था, अंग अपनी जगह पर ही था लेकिन वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो कि किसी अलग ही प्रकार की संरचना में बन गया था। कि इन्फ्लोरोसेंस को यही बनना था लेकिन इन्फ्लोरोसेंस अपनी जगह पर ही है लेकिन वो किसी दूसरे प्रकार की संरचना में कन्वर्ट नहीं होकर के बेसिकली विकृत हो गया था। हेट्रोट्रोफी में क्या हो रहा है, तो हम अल्ट्रेशन और हेट्रोट्रोफी,
इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको एक बार कंपैरेटिवली समझते हैं। तो अल्ट्रेशन में प्लांट का अंग उसी जगह पर उगता है लेकिन अपना रूप पूरी तरीके से बदल लेता है। जैसे इन्फ्लोरेसेंस किसी दूसरे अंग या फिर दूसरे तरीके की संरचना के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, वो है इन्फ्लोरेसेंस ही, लेकिन वो विकृत होके कैसा हो गया, चाबुक जैसी संरचना में कन्वर्ट हो गया, शुगर केन के केस में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। जबकि हेटेरोट्रॉफी में क्या हो रहा है कि प्लांट के किसी पर्टिकुलर अंग ने उसकी पोजीशन ही चेंज कर ली, किसी पोजीशन ही चेंज कर ली। अब लीफ का काम यहां पर लगना थोड़ी है इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, लीफ तो आपको कहां पर दिखेगी, नोड वाले पार्ट के ऊपर, लेकिन यहां पर लीफ कहां लग रही है, इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर लग रही है। तो ये क्या कहलाती है, हेटेरोट्रॉफी। याद रखना, अल्टरेशन का मतलब होता है प्लांट का अंग का अल्टर हो जाना, और हेटेरोट्रॉफी का मतलब होता है किसी दूसरे अंग का किसी दूसरी जगह वाले अंग के ऊपर ग्रोथ कर देना या फिर वहां पर लग जाना। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बच्चों अगला हमारा सिम्टम एक बचा हुआ है जिसका नाम है ब्लिस्टर, ये लास्ट सिम्टम है। तो ब्लिस्टर को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है फफोले या फिर छाले, फफोले या फिर छाले जैसी संरचना, यही क्या कहलाते हैं, सिम्टम ब्लिस्टर। तो जैसे त्वचा का अगर अपना कोई हिस्सा जल जाता है या फिर रगड़ खा जाता है तो हम देखते हैं कि एक पानी से भरा हुआ वहां पर छाला या फिर फफोले जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक वैसे ही सिम्टम्स आपको प्लांट के अंदर भी कुछ डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ब्लिस्टर का लक्षण बच्चों तब विकसित होता है जब पैथोजन मुख्यतः बेसिकली फंगस या फिर जो बेसिकली तो फंगस के केस में होता है, पौधे की जो बाहरी सतह या फिर उसकी जो एपिडर्मल लेयर होती है उसके ठीक नीचे अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। देखो ऐसे समझो, जैसे ये लीफ है, फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ये लीफ थी, इस लीफ की अगर मैं आंतरिक संरचना बताऊं तो ये इसकी अपर एपिडर्मिस हो गई, ये इसकी लोअर एपिडर्मिस हो गई, एग्जांपल के लिए समझते हैं। अब यहाँ पे देखो फंगस का क्या था, कोई माइसीलियम था। इस फंगस के माइसीलियम ने एपिडर्मिस के जस्ट नीचे अपनी ग्रोथ करी और ग्रोथ करने के बाद में अपने क्या बनाए, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अब देखो बच्चों, ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे ये इसके ऊपर जोर लगाएंगे, एपिडर्मिस के ऊपर लगाएंगे, और जोर लगाने की वजह से ये वाली जो एपिडर्मिस यहाँ वाली होगी ये फूल करके ऐसे उभार ले लेगी, फूल करके ऐसे उभर जाएगी, और उभरने की वजह से दिखने में हमें ऐसे लगेगा जैसे इस लीफ के ऊपर क्या हो रखा हो, कोई फफोला, क्या हो रखा है, कोई फफोला। तो इस प्रकार का जो सिम्टम्स होता है उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। इस प्रकार के सिम्टम को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। एग्जाम्पल के लिए सरसों का सफेद रोली रोग, एग्जाम्पल हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर। ये जो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स होता है बच्चों, ये एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम होता है एल्बुगो कैंडिडा। क्या नाम होता है, एल्बुगो कैंडिडा। अब ये जो एल्बुगो कैंडिडा होता है ये क्या करता है कि इस पैथोजन में अटैक करने के बाद में इसके एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर के अंदर अपने माइसीलियम की ग्रोथ करता है, अपने स्पोर वगैरह बनाते हैं जो फिर ऊपर की तरफ प्रेशर डालते हैं। अब इसके स्पोर और माइसीलियम वगैरह जो होते हैं वो व्हाइटिश कलर के होते हैं। तो दिखने में देखो यहाँ पर आपको फफोले और फफोले के साथ साथ व्हाइटिश कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं, पाउडर जैसी, चौक का जो पाउडर होता है उसके जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर एपिडर्मिस की उभार वाली संरचना तो आपने एक पहले भी बताई थी, उसका आपने क्या नाम बताया था, इंट्यूमेसेंस। क्या नाम बताया था, इंट्यूमेसेंस। याद है, अभी थोड़ी देर पहले अपन एक सिम्टम्स पढ़ा था। अब आप तो सर ये बताओ कि ये जो इंट्यूमेसेंस है ये ब्लिस्टर से कैसे अलग है। दोनों के अंदर एपिडर्मिस की सतह जो हो रही है फूल करके बड़ी हो रही है ना भाई, दोनों के केस में यही हो रहा है कि ब्लिस्टर में भी अभी हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस जो होती है वो फूल करके बड़ी हो जाती है, और इंट्यूमेसेंस में भी सर आपने यही बताया था एपिडर्मिस। तो देखो यहाँ पे अंतर देखो, इंट्यूमेसेंस जो होता है बच्चों वो मेनली होता है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। वापस से चलो इसको एक बार शुरू से लिखते हैं। एक तो आपने क्या बताया था सर, इंट्यूमेसेंस, और अब आप कह रहे हो ब्लिस्टर। क्या अंतर है दोनों के अंदर? अच्छा, दोनों के अंदर ही एपिडर्मिस जो होती है वो ऐसे फूल करके फफोले जैसी संरचना हमको दिखाई देती है।
तो इंट्यूमेसेंस जो होता है वो बच्चों होता है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। जबकि जो ब्लिस्टर जो होता है वो होता है पैथोजन की वजह से। कौन से पैथोजन की वजह से? बायोटिक पैथोजन की वजह से। इसमें क्या हो रहा था कि वातावरण में अत्यधिक नमी के कारण जो एपिडर्मल जो सेल थी इसकी कोशिकाओं में पानी भर गया था, और पानी भरने के कारण जो है एपिडर्मल की लेयर फूल गई थी। तब तो क्या कहलाता है वो सिम्टम? इंट्यूमेसेंस। और यहाँ पर एपिडर्मल क्यों फूल रही है? क्योंकि उसके नीचे से कवक का जो माइसीलियम है, कवक के जो स्पोर है, वो प्रेशर डाल रहे हैं। वो क्या डाल रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया। इसको बहुत सावधानी से जो है इन सिम्टम्स को याद रखना। अगर फिर भी कोई सिम्टम्स में आपको डाउट रहता है तो वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। अब ये एक लास्ट स्लाइड है। इस पूरी स्लाइड के अंदर आज की हमारी पूरी क्लास का निचोड़ है। हमने जो भी आज की क्लास के अंदर पढ़े हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपरप्लास्मिक सिम्टम, उन सब का ये निचोड़ है। तो क्लास खत्म से करने से पहले मैं चाहूंगा कि 5 मिनट के अंदर पूरी क्लास को समराइज कर लेते हैं। हाइपरट्रोफिक सिम्टम, हाइपरप्लास्टिक सिम्टम ओवरग्रोथ होने की वजह से। हाइपरप्लासिया का मतलब होता है रैपिड सेल डिवीजन की वजह से कोशिकाओं की वृद्धि, और हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कोशिका एक ही है लेकिन वो फूल करके क्या हो गई? बड़ी। सबसे पहला सिम्टम हमने देखा गोल। गोल क्या होता है? तो अत्यधिक कोशिका वृद्धि और उन कोशिका विभाजन और उनके आकार में वृद्धि के कारण पौधे के जो काष्ठीय भाग होते हैं उनके ऊपर हमें गांठनुमा उभार दिखाई देते हैं। ऐसे सिम्टम को हम बोलते हैं गोल। ऐसे सिम्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गोल। दूसरा सिम्टम हमने पढ़ा था बच्चों जिसका नाम था कर्ल। तो कर्ल क्या होता है? ये भी एक तरीके का हाइपरट्रोफिक या फिर ओवरग्रोथ वाला सिम्टम है। इसमें पैथोजन के अटैक की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ टिश्यू ओवरग्रोथ कर जाते हैं और कुछ टिश्यू की ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ ही करते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपको कर्ल या फिर पर्टिकुलर जो पार्ट होता है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगला सिम्टम हमने पढ़ा था बच्चों स्कैब। स्कैब में क्या होता है कि एपिडर्मल जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे वाली लेयर में पैथोजन की अटैक की वजह से मल्टीपल डिवीजन होते हैं और वहां पे एक बहुत सारी लेयर बन जाती है। वो जो लेयर होती है वो कॉर्क जैसी मोटी परत बना देती है और बाहर की तरफ आपको एक प्रॉपर्टी में एक खुरदरी परत दिखाई देती है। ऐसे सिम्टम्स को हम बोलते हैं स्कैब। इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ज्यादातर सेफ रहता है। फिर बच्चों अगला सिम्टम हमने पढ़ा था पॉकेट ब्लैडर। इसमें हमने पढ़ा था कि उत्तकों के अनियंत्रित प्रसार के कारण फल जो होता है वो हाइपरट्रोफिक सिम्टम दिखाता है। फल की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन फल के अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो पूरी की पूरी डेथ हो जाती है। तो फल थैलीनुमा होता है लेकिन अंदर का पार्ट मृत होता है। फल कैसा दिखाई देता है हमें? खोखला। इस प्रकार का जो सिम्टम होता है उसे हम कहते हैं पॉकेट या फिर ब्लैडर। फिर बच्चों हमने अगला सिम्टम पढ़ा जिसका नाम था विचिज ब्रूम। तो विचिज ब्रूम में हमने क्या पढ़ा कि जो पैथोजन के अटैक की वजह से नोड्स के ऊपर जो उपस्थित डोरमेंट बर्ड्स होती है, जो प्रसुप्त कलिकाएं हो जाती है, वो वापस से एक्टिव हो जाती है और वहां पर वो जो डोरमेंट कलिकाएं होती है वो गुच्छे के रूप में मल्टीपल शाखाएं बना लेती है और दिखने में हमें झाड़ी जैसी संरचना दिखाई देती है। इस सिम्टम को हम कह रहे थे बच्चों विच इज ब्रूम। अगला सिम्टम हमने पढ़ा था बच्चों हेयरी रूट। हेयरी रेट में क्या हो रहा था? पैथोजन के अटैक की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है मेनली ऑक्सीन का। उसकी वजह से जो जड़ें होती है वो बहुत पतली और संख्या में बहुत ज्यादा होती है और रेशेदार जड़ हो जाती है। इस सिम्टम को हमने कहा था हेयरी रूट। अगला सिम्टम हमने पढ़ा था बच्चों इंट्यूमेसेंस। इंट्यूमेसेंस मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर मेनली पानी के अत्यधिक अवशोषण, वातावरण में बहुत ज्यादा नमी या फिर आर्द्रता। इसके कारण क्या होता है कि जो एपिडर्मल वाली जो पर्टिकुलर लेयर की एपिडर्मिस वाली जो लेयर होती है वो कोशिकाएं पानी का अवशोषण करके बहुत ज्यादा फूल जाती है और सतह के ऊपर आपको मत्स्य जैसी या फिर उभरी हुई संरचना दिखाई देती है, मत्स्य, फुंसिया या फिर दाने की तरह। इस सिम्टम को हम कहते हैं इंट्यूमेसेंस। जो हमने सिम्टम्स देखा था बच्चों उसका नाम था अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में क्या हो रहा था बच्चों कि उसका जो अंग है पर्टिकुलर वो रूपांतरित हो गया था। अंग को जो बनना चाहिए था वो नहीं बना, है उसी जगह पर, लेकिन उसको जो संरचना बनानी चाहिए थी उसने वो नहीं बनाई। एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था गन्ने के अंदर जो उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो चाबुक की तरह हो जाता है। फिर अगला जो हमने सिम्टम्स पढ़ा था बच्चों वो हमने पढ़ा था रेस्टोरेशन। मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से प्लांट के जो अल्प विकसित या फिर जो डोरमेंट अंग होते हैं वो समय से पहले ही क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। फिर अगला हमने पढ़ा था बच्चों हेट्रोट्रोफी। हेट्रोट्रोफी में हमने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन बेसिकली जो
डिफ्रेंशिएट कोशिका नहीं कर पाती कि इस कोशिका को आगे चल के कौन सा पार्ट बनाना है, उसकी वजह से गलत जगह पर अंगों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जिसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस की जगह किसका निर्माण हो रहा था, लीफ स्ट्रक्चर का। और लास्ट हमने पढ़ा ब्लिस्टर, लास्ट हमने कौन सा पढ़ा, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में हमने क्या पढ़ा है कि जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसके नीचे जब पैथोजन अपना माइसीलियम बनाता है या फिर पैथोजन अपनी ग्रोथ करता है और अपने स्पोर वगैरह बनाता है, उसकी वजह से एपिडर्मल लेयर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और एक फफोले जैसी संरचना विकसित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर। तो ये अपनी जो प्लांट डिजीज और सिम्टम्स वाला जो चैप्टर था बच्चों, वो यही पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। एक बार फर्स्ट स्लाइड पे वापस आते हैं। देखो, तीन जो ब्रॉड कैटेगरी थी वो तीनों हमने कवर कर ली और हमारा टॉपिक यही खत्म हो चुका है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट है या कहीं पर हमने अगर कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दे, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट और इतना ध्यान से सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।